जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। चंद खबरों के साथ आज बंदा हो गया हाजिर आपके दरबार में इंद्र प्रकाश। खबर पटना से। जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी ने शरद यादव के अस्थि कलश को किया नमन और बहुत से लोग रहे, अब्दुल बारी सिद्दीकी और विभिन्न लोग, विधानसभा अध्यक्ष चौधरी जी, तो उनका अस्थि कलश, शरद यादव जी का अस्थि कलश पटना पहुंच गया और कल मधेपुरा पहुंचेगा। एक बड़ी खबर चर्चा में ये रही कि पप्पू यादव ने एक सवाल उठाया। सांसद रह चुके हैं, इनकी पत्नी भी रंजीता रंजन जी राज्यसभा की सदस्य हैं कांग्रेस की ओर से, और कांग्रेस से लोकसभा सदस्य भी रही हैं। तो पप्पू यादव ने सवाल उठाया मीडिया के सामने कि तेजस्वी यादव का ब्राह्मणवाद पर क्या नजरिया है। उन्होंने कहा कि भाई, तेजस्वी यादव के पिताजी मुख्यमंत्री रहे, माताजी मुख्यमंत्री रहीं और विधान परिषद की सदस्य हैं, विधान परिषद की नेता है, बहन राज्यसभा की सदस्य है और एक भाई विधायक है, मंत्री रहा। तो इस प्रकार से पूरा परिवार है। तो ब्राह्मणवाद के मायने क्या तेजस्वी बताएंगे? सामंतवाद, पूंजीवाद, मनुवाद के मायने क्या बताएंगे? ये पप्पू यादव ने सवाल उठाया है। तो यादववाद पर कुछ यादव भी सवाल उठा रहे हैं, जैसा कि शरद यादव के समय हुआ था कि शरद यादव जी ने यादववाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यादववाद के खिलाफ सवाल उठाया, यानी यादवी आतंकवाद, यादवी सामंतवाद, यादवी पूंजीवाद, यादवी मनुवाद, इन सब के सवाल उठे। और उपेंद्र कुशवाहा जो मांग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अति पिछड़ा की। अति पिछड़ा को राज मिलना चाहिए। उन्होंने त्रिवेणी संघ की भी बात किया कि त्रिवेणी संघ में अति पिछड़ा माने यादव ने हिस्सेदारी ले लिया, कुर्मी ने हिस्सेदारी ले लिया, नीतीश कुमार, लेकिन कुशवाहा को अभी हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो कुशवाहा को भी हिस्सेदारी मिले और अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों को हिस्सेदारी मिले, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा हुआ है। और अडानी के संबंध में ये समूह पर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट लेकर के संसद में हंगामा हुआ, फिर जो है 16 विपक्षी दलों की बैठक हुई और फिर सदन नहीं चलने दिया गया। उसके बीच में आरबीआई ने कहा कि सब ठीक ठाक है, अडानी को जो दिया गया है, अडानी ग्रुप को जो लोन दिया गया है वो सिक्योर है, ऐसा आरबीआई ने कहा। एक खबर सतीश वर्मा को लेकर के है। सतीश वर्मा को इसलिए जाना जाता है कि तो विधायक रहे और विधायक के साथ में ही नीतीश कुमार जी ने पहली बार गांधी मैदान पटना में उन्होंने रैली किया था, कुर्मी समाज की बड़ी रैली किया था। तो उसमें नीतीश कुमार जी को उन्होंने बुलाया। नीतीश कुमार जी राजी नहीं हो रहे थे जाने के लिए, जातिवाद के डर से डर रहे थे कि कहीं जातिवाद का आरोप न लग जाए, कई बातें थी, लेकिन वो गए हुए थे। और फिर वहां पर जो रैली हुई थी, उस रैली के बाद ही नीतीश कुमार का भविष्य चमका और वो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हुए। 2005 में फिर वो मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी पर उपेंद्र कुशवाहा के संदर्भ में बात करते हुए मीडिया से उन्होंने कहा, सतीश कुमार जी ने, अब इस समय लोक जनशक्ति पार्टी में है चिराग पासवान के साथ, तो उन्होंने कहा कि ये भाई नीतीश कुमार तो ऐसे बेदर्द व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी अपने को छोड़ा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, ये सतीश वर्मा जी ने कहा। तो उन्होंने कहा जॉर्ज फर्नांडीज को उन्होंने बाहर कर दिया, शरद यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया, और उन्होंने अपने को कहा कि सतीश वर्मा को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, आरसीपी सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो जब इतने इतने लोगों को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया जिनका नीतीश के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, तो उनके मुकाबले उपेंद्र कुशवाहा क्या चीज है? उपेंद्र कुशवाहा को तो वो जो है एक झटके में, जब वट वृक्षों को नीतीश कुमार ने कुछ नहीं समझा, उनको जैसे ही लगा कि हमारे लिए जो है हमारे राह में रोड़ा का हो रहा है, वैसे नीतीश कुमार ने उनको हटा दिया। तो वैसे ही इन्होंने
उपेंद्र कुशवाहा को भी समझ लिया कि ये भी हमारे लिए एक रोड़ा है, तो उपेंद्र कुशवाहा को हटा दिया। उपेंद्र कुशवाहा तो रणा है, रणा माने रेड़ी का पेड़ है, उनको तो बहुत जल्दी हटाया जा सकता है। और ये सब रही। कबाड़ को लेकर के माननीय किरण सिन्हा जी ने सवाल उठाया कि केवल यूपी बिहार ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे राज्य हैं और जिनके थानों में बड़े पैमाने पे गाड़ियों का जो एक्सीडेंट हो जाता है, पकड़ के गाड़ी आती है, थाने में जमा हो जाती है, वो पड़ी रहती है, वो सड़ती रहती है और वो अंतोगत्वा सड़ जाती, खड़े खड़े सड़ जाती है। तो कबाड़ को लेकर के कोई राष्ट्रीय नीति बनना चाहिए, ये कोई ऐसा अध्यादेश आना चाहिए, कोई ऐसा कानून बनना चाहिए, कोई ऐसा सर्वमान्य कानून का पालन होना चाहिए कि उस कबाड़ थानों पे न जमा होने पाए, और पुलिस थानों में कबाड़ न जमा होने पाए। और जो सरकारी कार्यालय है वहां पर भी कबाड़, पता लगा कि ऑफिस गए तो देखा कि 20-25 गाड़ी 30 गाड़ी ऑफिस में खड़ी है बिना मतलब में। टायर उनके जो है पंचर हो गए, टायर जो है कुछ गाड़ियों में टायरे सड़ गए, टायरे गायब हो गए, टायर ही नहीं केवल रिम पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो इन पर एक राष्ट्रीय नीति बने और सभी राज्य सरकारें, सभी केंद्र सरकारें और स्थानीय निकाय की सरकारें कबाड़ को नियंत्रित करने के लिए, कबाड़ से हटाने की प्रक्रिया बनाए। कबाड़ कूड़ा होता है और कूड़ा कबाड़ को हटा करके स्वच्छता अभियान को पर बल दिया जाए, स्वच्छता अभियान को ठीक से बढ़ाया जाए। ये बात उन्होंने, ये जो एक फरवरी माह मनाया जा रहा, तो फरवरी माह जनता दल आयुक्त कुमार गुजराल, चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड खासतौर से महापुरुषों को नमन कर रहे हैं। वो चूंकि भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि पड़ती है 28 फरवरी को, निर्वाण तिथि 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं रहे थे, तो पूरे माह फरवरी माह भर उनको याद किया जा रहा है विभिन्न स्थानों पर देश के। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को भी याद किया जा रहा है, जिन्होंने किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ी। चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव पर काम किया और समुद्र के पानी को बताया नीला कैसे है। और तो 28 दिसंबर को वैज्ञानिक दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा। तो विज्ञान को बताना, लोगों के बीच में वैज्ञानिक पक्ष रखना और आडंबर पाखंड से जनता को मुक्त कराना, आडंबर और पाखंड से अलग रखना, ये कार्यक्रम माननीय किरण सिन्हा जी की ओर से संपूर्ण देश में चलाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में बाबू जगदेव प्रसाद जी, जिन्होंने शोषितों पीड़ितों की लड़ाई लड़ी, मजलूमों की लड़ाई लड़ी, और उनको बड़ा सहयोग रहा महामाया प्रसाद सिन्हा, बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे थे, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, पहले समाजवादी मुख्यमंत्री बिहार के महामाया प्रसाद सिन्हा, जिनकी विरासत को लेकर के चल रही है माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा। तो वो महामाया प्रसाद सिन्हा बाबू जगदेव प्रसाद जी को बड़ा स्नेह देते थे, बड़ा सम्मान देते थे। ये मुख्य विषय रहा। तो ये चल रहा है। अब कुछ कार्यक्रम हम देख लेते हैं इधर उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश में तो जो बिहार ने आग लगा दिया, मैंने बिहार ने शुरुआत कर दिया, आग लगाने का मतलब शुरुआत कर दिया धार्मिक विषय को लेकर के, धार्मिक पुस्तकों पर टिप्पणी को लेकर के। तो एक जनता में चारों तरफ लहर है, खासतौर से यूपी बिहार में, और वो लहर इस बात की है कि भाई लोगों को, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये इन पुस्तकों पे बैन लगा दिया जाए, इनको हटा दिया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर जो दूसरा पक्ष उठ रहा कि ये होना चाहिए, लेकिन केवल केंद्रित कर दिया जाए। एक पक्ष माने शासन सत्ता का जो है, वो शासन सत्ता पक्ष कहने लगे नहीं, वो कुछ साइलेंट हो जाए, चुप हो जाए, और जो विपक्ष में है, केंद्रीय विपक्ष में, वो इस पर बवाल उठाता रहे कि नहीं भाई ये हटना चाहिए, एक रट लगा दे, और उसको लेकर के तमाम जगह धरना प्रदर्शन और उसको पुस्तकों को जलाना, ये सब शुरू हो जाए। दूसरी तरफ सत्ता से जुड़े हुए लोग जो है, वो धरना प्रदर्शन इसलिए करने लगे कि ये सब गलत हो रहा, वो इनके खिलाफ, वो इनके खिलाफ। कोई जो है धार्मिक पुस्तकों के पक्ष में धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई विपक्ष में कर रहा है। कोई आगजनी ये कर रहा है कि जो धार्मिक पुस्तक है, उस धार्मिक पुस्तक को अधार्मिक पुस्तक बताते हुए, अवैधानिक पुस्तक बताते हुए, अमर्यादित पुस्तक बनाते हुए उसको जला रहा है। दूसरा पक्ष जलाने वालों को, कुछ लोगों को जिन्होंने जलाने की शुरुआत किया, या इन धार्मिक पुस्तकों को जलाने वाले लोगों के नेता के प्रमुख रूप में जिसको मानते हैं, देखते हैं, उसको दूसरा पक्ष उसकी प्रतियां जलाने लगे।
पुतला जलाने लगे। वह हो रहा है अभी। फिरोजाबाद में हुआ तो फिरोजाबाद में जलाई गई प्रतियां। और बनारस में हुआ कि रामचरितमानस की वो कुछ मुस्लिम महिलाएं भी आ गई, हिंदू तो हिंदू, मुस्लिम और मुस्लिम पुरुष मुस्लिम महिलाएं आ गई। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस तो बड़ा पवित्र ग्रंथ है, और सर पे निकाल के उसका जो है पूरा निकाला, उन्होंने जुलूस निकाला। उस संदर्भ में सियासी गलियारों में ये चर्चा हुई कि भाई जब बसपा की सरकार थी तो तमाम ब्राह्मण समाज के लोग, ये ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं ये हुए, और नकुल दुबे हुए, पिंटू मिश्रा हुए, तो मैंने चंद नाम लिए, तमाम लोग रहे जो कि बसपा के कार्यक्रमों में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, बाबा साहब को बड़ा मान सम्मान देते थे। लेकिन कब तक? जब तक सत्ता रही तब तक। और वो जब तक सत्ता में माल खाए मलाई खाए थे तब तक इनको मान सम्मान देते थे। लेकिन जैसे ही माल मलाई से हटे वैसे इनका मामला खत्म। तो ये बड़ा सवाल आया कि आज जो कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग, मुस्लिम महिलाएं जो रामचरितमानस को इतना सम्मान दे रहे हैं, क्या वो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मिश्रा एंड कंपनी ने काम बाबा साहब को सम्मान दिया, कब तक? जब तक बाबा साहब के विचारों की सरकार थी तब तक। और जैसे ही बाबा साहब की विचारों की सरकार हटी, कार्यक्रमों में आना जाना, मिलना जुलना सब बंद। उसी प्रकार से जो आज मुस्लिम समाज के लोग सम्मान दे रहे हैं रामचरितमानस को, या हिंदुओं की, या भगवान राम को, या हिंदुत्व की विचारधारा को, या हिंदुत्व के अन्य पुरुषों को, यह मान सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार तक सीमित है, या भारतीय जनता पार्टी के बाद भी रहेगा? ये सवाल इसलिए उठना लाजमी है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, क्या इसके पहले भी जो लोग आज बड़ा हिंदुवादी बन रहे हैं, बड़ा हिंदू महापुरुषों को मान सम्मान दे रहे हैं, बड़ा हिंदू पुस्तकों को जो है मान सम्मान दे रहे हैं, बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब भी क्या यही मान सम्मान देते थे, यही प्रदर्शन करते थे? या केवल भाजपा की सरकार बन गई है तो कहीं कोई सेटिंग हो जाए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई जो है सभासद का पद मिल जाए, कहीं सभासद नॉमिनेट कर दिया जाए, कहीं पर कोई चेयरमैन किसी विभाग में जो है सदस्य बना दिया, ये सब जनता के बीच खबर तैर रही है सियासी गलियारों में। कोई हमने कहा था नहीं, ये हमारा कोई मत नहीं है। ये विधानसभा के आसपास जो लोग बैठते हैं, जो लोग दारुसफा में बैठते हैं, जो लोग कॉफी हाउस में बैठते हैं, जो लोग सियासी चर्चाएं करते हैं, तो सियासी गपशप का एक हिस्सा यह भी है। तो मुख्य विषय उस पर आते हैं जिस पर के लोग कह रहे हैं कि भाई शिक्षा पर कोई बात नहीं, चाहे धार्मिक पुस्तकों का विरोधी पक्ष हो चाहे समर्थक पक्ष हो। समर्थक पक्ष में कौन है कि भाई बिहार में कुछ लोग आ गए, यूपी में कुछ लोग आ गए। यूपी के लोग सत्ता में हैं जो धार्मिक पुस्तकों का विरोध कर रहे हैं, धार्मिक कुछ बिंदुओं का, कुछ चौपाइयों का, कुछ दोहों का विरोध कर रहे हैं, खासतौर से ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये शब्द है ताड़ना के, तो इसका विरोध कर रहे हैं। तो वह इस बात के लिए इतना आंदोलन नहीं कर रहे हैं कि नहीं भाई सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, सबको सुरक्षा मिले, सबको न्याय मिले, हर व्यक्ति गाड़ी से चले, हर व्यक्ति के पास बंगला हो, हर व्यक्ति के पास जमीन हो। इन सवालों को लेकर के ना तो वो लोग काम कर रहे हैं जो धार्मिक पुस्तकों के विरोध में है, और ना ही इन सब बातों को, माने जमीनी बातों को, जो जरूरी मुद्दे हैं, उन जरूरी मुद्दों को लेकर के जो जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जीवन स्तर कैसे सुधरे, उस सवाल पर जो इन धार्मिक पुस्तकों का विरोध करने वालों का विरोध कर रहे हैं, ये धार्मिक पुस्तकें जलाने वालों का पुतला जला रहे हैं, वह लोग भी इन मुद्दों पे विरोध नहीं कर रहे हैं। तो अब इसका ये सियासी मायने ये निकाला जा रहा है, लोग निकाल रहे हैं कि अब एक नया विकल्प बनेगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश में और बिहार में, यूपी बिहार में खासतौर, चूंकि ये अभी ये जो मसला चल रहा है ये यूपी बिहार में तेजी से है, और जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान है, वहां पर भी इसकी एक लहर, एक आग लगी है, तो आग की लपट वहां तक भी जा रही है। तो वहां पर भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ हम कुछ धार्मिक पुस्तकों के विरोध में बोले
पक्ष में बोलें, हम धार्मिक पुस्तकों के पक्ष में जुलूस निकाल दें, धार्मिक पुस्तकों के विपक्ष में जुलूस निकाल दें, या फिर अपने शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए, माने बुनियादी सवालों के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपनी जरूरत के लिए, अपनी खेती बाड़ी के लिए, बाग के लिए, गाड़ी के लिए, कार के लिए, कालीन के लिए, कुर्सी के लिए, सरकार के लिए, उसके लिए भी कुछ किया जाए। और ये बड़ी खबरें हैं, बड़ा चर्चाएं चल रही हैं। और जो मैंने बताया मुस्लिम पक्ष को लेकर के हिंदुत्व के प्रति बड़ा प्यार उत्पन्न हो गया। वही बात कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर के भी विषय में, कि कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानते थे, बहुत बातें करते थे। अम्बेडकर महासभा चर्चा में है लखनऊ में, कि अम्बेडकर महासभा वगैरह के लोग जो है बहुत मान सम्मान करते हैं और भाजपा को बहुत गरियाते थे मंच पे। माने वो भाजपा अम्बेडकर मंच एक समय था जब भाजपा गरियाओ मंच था, भाजपा का विरोध करने का मंच था, कि भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को जितना विरोध आप कर सकते उतना विरोध आप अम्बेडकर मंच पर खड़े होकर के करिए। लेकिन मामला बदल गया। जो बाबा साहब कार के लिए, सरकार के लिए कभी व्यग्र नहीं रहे, जिन्होंने कार को छोड़ दिया, सरकार को छोड़ दिया, कुर्सी को छोड़ दिया, कालीन को छोड़ दिया, उनके अनुयायी कार के लिए, सरकार के लिए, कुर्सी के लिए, कालीन के लिए शरणागत। तो देखा जा रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं भाई कैसे कैसे लोग थे और कहाँ जाकर के कहाँ चले गए। कुछ लोग मंत्री बन गए, कुछ लोग विधायक बन गए, कुछ लोग यूं ही पड़े हुए हैं, रह रहे हैं। तो लेकिन चर्चाएं हैं, समाज में चर्चाएं हैं कि भाई कैसे अम्बेडकरवादी थे और कहाँ चले गए। तो हम जो सही अम्बेडकरवादी हैं उन्होंने भी उनको नकार दिया। एस आर दारापुरी जी का नाम, एस आर दारापुरी ने अभी एक लेख लिखा हुआ था, और वो स्वाभिमान ज्योति पत्र, समाचार पत्र, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकलने वाला एक सम्मानित समाचार पत्र है स्वाभिमान ज्योति। तो दैनिक समाचार पत्र स्वाभिमान ज्योति। तो स्वाभिमान ज्योति में एस आर दारापुरी जी जो रिटायर्ड आईजी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने भी इन सब मसले पर लिखा हुआ कि किस प्रकार से अम्बेडकरवादियों को, उन्होंने कहा अवसरवादी, अम्बेडकरवादी नहीं है ये, अवसरवादी हैं, जो अवसर की तलाश में आज भाजपा के साथ खड़े हो गए और कल तक भाजपा को गरियाते थे, जिनका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि हमें केवल सत्ता का सुख चाहिए। ये सब चर्चाएं चल रही हैं। तो आज का कुछ समाचार देखते हैं। ये लखनऊ में जो कार्यक्रम है आज प्रमुख रूप से, तो इसमें एक शिक्षणेतर कर्मचारियों का धरना चल रहा है, ये डीएम ऑफिस पर। दूसरा एक विश्व क्षत्रिय परिषद का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये अपने संगठन विस्तार की संगोष्ठी भी कर रहे हैं और सम्मान समारोह कर रहे हैं। ये उमंगलान है, मटियारी चौराहा के पास चिन्हाट में। एक कार्यक्रम है क्रीड़ा समारोह समापन, तो अपना खेलकूद का कार्यक्रम रहा, उसका समापन कर रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी डिग्री कॉलेज सुरेंद्र नगर लखनऊ में। और एक कार्यक्रम इनका चल रहा मंचाकृति समिति का कार्यक्रम रहेगा आज। ये नाटक मंचन संगीत नाटक अकादमी गोमती नगर में ये कार्यक्रम रहेगा, संत घाट के प्रेक्षागृह में। और एक विभिन्न राजनीतिक दलों की एक बैठक हो रही है उत्तर प्रदेश जनता दल इंद्र कुमार गुजराल के तत्वाधान में जियामऊ में बैठक हो रही है, जिसमें आने वाले एक तो इनका जो 1, 2, 3 अप्रैल को कार्यक्रम होना है, जनता दल इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उसके संदर्भ में है। और पहले ये कार्यकारिणी की बैठक होना था 4, 5, 6 फरवरी को। तो ये 4, 5, 6 फरवरी की जो कार्यक्रम थी वो समाप्त हो गया, क्योंकि 4 को माननीय किरण सिन्हा जी सहित तमाम लोग शरद यादव जी के अस्थि कलश के आगमन पर पटना में हैं, और कल मधेपुरा में ये लोग रहेंगे, और 6 तारीख को एक बैठक रहेगी। तो वो सांकेतिक रूप से 4, 5, 6 कुछ लोग उत्तर प्रदेश की यूनिट अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आज भी कुछ लोग बैठे हैं, कल भी कुछ लोग बैठेंगे, और परसों 6 तारीख को भी कुछ लोग बैठेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम। एक खबर बिहार से ही है, पटना से ही, वो रविशंकर प्रसाद जी को लेकर के है, कि रविशंकर प्रसाद जी पटना विश्वविद्यालय का कार्यक्रम हो रहा था। तो पटना विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तो हमें कोई बात बताते नहीं है। उन्होंने कहा मैं 8 साल भारत सरकार का मंत्री रहा, बड़े विभाग का मंत्री रहा, आप लोगों ने कुछ बताया ही नहीं। और वहां तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। तो बाद में जब तेजस्वी यादव बोले, तो भाई तेजस्वी यादव जी ने कहा कि भाई आप पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला दीजिए। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने नहीं दिलाया, 8 साल में रहे, 8 साल रहे, तो एक यही बड़ा काम कर दीजिए।
तो उन्होंने भी बाद में उन्होंने कहा कि भाई पटना को सेंट्रल यूनिटी, ये तो वही बिहार राज्य का दर्जा दिलाने वाली बात है कि जब नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे, जब लालू यादव रेल मंत्री रहे, तब वो बिहार का दर्जा नहीं ले पाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले पाए कांग्रेस सरकार से। और जब वो केंद्रीय मंत्री जब वो लालू यादव रहे, नीतीश कुमार रहे, तो भी वो बिहार को माने पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिलवा पाए। तो ये तो बड़ी अनोखी बात है। लेकिन एक बात और चर्चा में रही, सियासी जो वहां लोगों ने चर्चा किया पटना के उस कार्यक्रम में, कि जैसा कि रविशंकर प्रसाद तो दौड़ा बड़ा कर रहे हैं बिहार में, लोगों को बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक उसमें प्रकट किया कि रविशंकर प्रसाद भी, चूंकि संबंध जिस तरीके के देखे गए, तेजस्वी यादव और रविशंकर प्रसाद के संबंध बड़े अच्छे देखे गए बैठक के दौरान और बैठक के बाद भी। तो कुछ लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा का चुनाव आते आते बड़ा खेल हो जाए, बड़ा गेम हो जाए, और रविशंकर प्रसाद जनता दल में चले जाएं, तेजस्वी यादव के साथ चले जाएं, क्योंकि उनकी सक्रियता कम नहीं हुई है, अपने लोगों से मिलने जुलने का दायरा बढ़ाया हुआ है। और तो कहीं न कहीं ये चर्चा रही वहां पर कि कहीं ऐसा ना हो कि रविशंकर प्रसाद राजद में भी जाने का कार्यक्रम बना रहे हों, जनता दल से भी चुनाव लड़ने का कार्यक्रम बना रहे हों, क्योंकि 24 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया। और चर्चा इस बात की भी है कि 24 के लोकसभा टिकट भारतीय जनता पार्टी रविशंकर प्रसाद को नहीं देने जा रही है। तो जब 24 का टिकट भी नहीं देगी रविशंकर प्रसाद को, मंत्रिमंडल में भी नहीं रखेगी, तो नेता है आखिर क्या करेंगे? और कहीं जिस प्रकार से पिछली बार हुआ था कि कांग्रेस और जनता दल गठबंधन ने पटना से उतार दिया किसको, यशवंत सिन्हा जी को, शत्रुघ्न सिन्हा जी को। शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़े पटना से, मैडम सिन्हा चुनाव लड़ी लखनऊ से। जब लड़ा दिया तो चूंकि लखनऊ पटना, कहते हैं लखनऊ पटना है लाला का, नहीं किसी के आला का। लखनऊ पटना, लाला मीन्स कायस्थ समाज, लखनऊ पटना में कायस्थ समाज की संख्या 10-12 लाख से अधिक है। लखनऊ में भी 10-12 लाख है संख्या, पटना में भी 10-12 लाख संख्या, जबकि लखनऊ में और अधिक मानी जा रही, क्योंकि बिहार के भी तमाम लोग, झारखंड के भी तमाम लोग लखनऊ में बस रहे हैं, और तमाम लोग राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उस तरफ से भी आकर के लखनऊ में बसे हैं। तो जैसे मुख्य शहर मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो लखनऊ भी रहने के मामले में है, इंडस्ट्री में पीछे हो सकता है, डेवलपमेंट में पीछे, लेकिन रहने वाला जो मसला है तो उसमें लखनऊ भी बहुत अच्छी पोजीशन में है कि लोग अपना रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, लखनऊ के बाहर रह रहे हैं, अपने अपने हिसाब से रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना आशियाना लखनऊ में बना के शिफ्ट कर लिया है। तो लखनऊ में बड़े पैमाने पर, और चूंकि कायस्थ समाज नौकरियों में रहा, तो नौकरियों में रहने के कारण रोजी रोटी उसका शिक्षा और रोजगार नौकरी ही रहा, तो नौकरी की तरफ वो होने के कारण अपने आप को अपने गांव से हटा, जिलों से हटा, तो बड़े पैमाने पर लखनऊ पे आ गया है, और पटना में भी है। तो ये कहा भी जा रहा है कि लखनऊ पटना है लाला का, नहीं किसी के आला का, माने किसी के आला कमान, कांग्रेस का आला कमान, भाजपा का आला कमान, जनता दल का आला कमान, कम्युनिस्ट का आला कमान, किसी आला कमान के बस में लखनऊ पटना नहीं है। लखनऊ पटना कायस्थों की भूमि है, कायस्थों की कर्म भूमि है, बड़े पैमाने पर कायस्थ मतदाता है लखनऊ में भी, पटना में भी। तो इस बात को लेकर के कुछ लोगों का मानना है, तो चर्चा में बात रही कि जनता दल भी बात कर रहा है वहां पर कि कहीं कि कैसे चुनाव लड़ाया जाए, रविशंकर प्रसाद को इधर ला करके ही चुनाव लड़ा दिया जाए, क्योंकि वहां पर जो भी पक्ष है वो पहला प्रयास यही करता है कि लखनऊ और पटना से चुनाव लड़ाने के लिए कायस्थ मिल जाए। तो जैसे पटना से कांग्रेस ने भी कायस्थ को प्रत्याशी पिछली बार ही चुनाव लड़ाया हुआ था, और जनता दल ने भी कई बार कायस्थ प्रत्याशी लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कायस्थ प्रत्याशी ही लड़ा रही है, कभी शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव लड़ाया, रविशंकर प्रसाद को चुनाव लड़ाया। और लखनऊ की भी यही स्थिति रही कि समाजवादी पार्टी ने मैडम सिन्हा को चुनाव लड़ाया। इसके पहले हीरू सक्सेना, वो भी कायस्थ समाज की महिला थी, उनको चुनाव लड़ाया था समाजवादी पार्टी ने। और कांग्रेस ने एक रंजीत सिंह जी थे, तो रंजीत कुमार श्रीवास्तव को भी कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। तो कई बार लखनऊ और पटना से प्रमुख पार्टियां अपना उम्मीदवार
बना चुकी है। अब एक सियासी चर्चा ये भी है कि तैयारी चल रही है कि मैडम सिन्हा, माननीय किरण सिन्हा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई, तो वह भी पटना से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करें और लखनऊ से, क्योंकि पटना में महामाया प्रसाद सिन्हा जी मुख्यमंत्री ही रहे और महामाया प्रसाद सिन्हा भी पटना से सांसद रहे, तो उनके लोगों का अच्छा समर्थन माननीय किरण सिन्हा जी के साथ में है। इंद्र कुमार गुजराल जी भी पटना से लोकसभा चुनाव जीते, राज्यसभा सदस्य रहे, और जिस समय पटना से राज्यसभा सदस्य थे इंद्र कुमार गुजराल जी, उसी समय 98-99 में, 97-98 प्रधानमंत्री भी बने हुए थे। तो पटना में ही वो रह रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। तो इस नाते पटना से भी चुनाव लड़ने की संभावना है और लखनऊ से भी चुनाव लड़ने की संभावना है, और उस पर तैयारी चल रही है। और महाराज सिन्हा जी को जब वो मेयर का चुनाव लड़ाया गया था, तब भी इस बात की सियासी चर्चाएं पटना में रही थी। और अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में जनता दल आई की ओर से मेयर और सभासद का चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही, क्योंकि पहले पटना बिहार का जो चुनाव हो रहा था, तो उसमें जनता दल आई बिहार में पूरी तरीके से लगी हुई थी। और जब बिहार का चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश में कुछ मौका मिल गया, तो ये जो 4, 5, 6 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जनता दल आई के लोग बैठ रहे हैं, तो वह इस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश का नगर निगम चुनाव जो होगा, उस नगर निगम चुनाव में कैसे रणनीति बनाई जाए, कैसे जीतने की स्थिति बनाई जाए। तो ये सब ये सियासी सियासी चर्चाएं चल रही हैं। और एक ये अखिलेश यादव को लेकर के चर्चा रही, आज ये अखबार है, तो इस पे इन्होंने कहा कि भाई संविधान सबसे बड़ा धर्म है, अखिलेश यादव ने भी कहा, और ये बात मायावती ने भी कहा कि जो पिछड़े लोग रहे हैं, कमजोर लोग रहे हैं, शोषित रहे हैं, उनके लिए भारतीय संविधान ही सबसे बड़ा उनका पुस्तक है, उनकी आस्था का केंद्र है। और उन्होंने कहा कि भाई मायावती जी ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया गया है, इसलिए शूद्र कहकर हमें अपमानित न किया जाए। और एक बात और उन्होंने कही, मायावती जी ने, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, कि जब वो दलित की बेटी मुख्यमंत्री बनने जा रही, मायावती जी ने कहा, तो राज्य गेस्ट हाउस में, स्टेट गेस्ट हाउस में किसने मुख्यमंत्री बनने से रोका और किसने क्या व्यवहार किया। और स्टेट गेस्ट हाउस कांड ऐसा माना जाता है जहां पर मायावती जी के साथ उनको मारने की साजिश थी। तो और उस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनसे समर्थन वापस ले लिया गया था, और फिर वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी वगैरह पहुंचे, और भी तमाम लोग, माने भाजपा की ही टीम वहां पर पहुंची और पहुंच करके उनके प्राणों को बचाया, उनकी रक्षा किया, उसके बाद फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो उन्होंने कहा कि भाई जो लोग अखिलेश यादव को थोड़ा अगर मानते हैं कि SC/ST के हितैषी हैं, तो उन्हें 95 जून 95 की वो घटना याद कर लेनी चाहिए, जब एक दलित की बेटी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए हमला कराया था मुलायम सिंह यादव ने, समाजवादी पार्टी ने हमला कराया था, ये मायावती जी ने कहा। तो ये सब अखबार में छपा हुआ है। एक और ये विशेष खबर, ये जो चुनाव हुआ है MLC का चुनाव, तो MLC का चुनाव लेकर के ये जो है महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तो महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ है, तो स्नातक क्षेत्र का जो चुनाव हुआ है, तो उस पे ये 3 सीटें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, माने उद्धव बाल ठाकरे ने 3 सीटें जीती हुई है। ये नागपुर से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट उन्होंने जीता हुआ है, और अमरावती से स्नातक क्षेत्र की सीट जीता हुआ है, और तीसरी सीट इन्होंने जो जीती हुई है वो ये भाजपा ने कोंकण से जीती हुई है, कोंकण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीती हुई है, और नासिक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा समर्थित निर्दलीय जीते हैं सत्यजीत तांबे, ये भाजपा समर्थित रहे हैं, और एक सीट भाजपा ये कोंकण से जीती हुई है। तो इस तरीके से ये 3 सीटें ये जीते हैं, माने कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, वो नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती से जीते हुए हैं। और उत्तर प्रदेश को लेकर के जो रहा, तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ,
तो उत्तर प्रदेश को लेकर के 5 सीटों पर यहाँ पर भी चुनाव हुआ। इन 5 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, जबकि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के ही पास में थी। तो यहाँ से इनके बरेली मुरादाबाद सीट से जीते हुए हैं जयपाल सिंह व्यस्त जीत गए हैं, और गोरखपुर फैजाबाद सीट से इनके देवेंद्र प्रताप सिंह थे, वो उन्होंने जो है पुनर्वापसी कर लिया है। कानपुर सीट पे, कानपुर उन्नाव स्नातक सीट जो रही, उस पे अरुण पाठक ने पुनर्वापसी किया हुआ है। और भाजपा ये प्रयागराज और झांसी की सीट ये बाबूलाल तिवारी जीत गए हैं, ये जो सपा के पास थी उससे भाजपा ने छीन लिया है। और ये बल्कि ये माध्यमिक शिक्षक संघ की सीट थी, तो माध्यमिक शिक्षक संघ की सीट सुरेश त्रिपाठी के पास थी। सुरेश त्रिपाठी से इन्होंने, बाबूलाल तिवारी ने ये सीट जीत लिया, जो भाजपा समर्थित रहे। और जो 5वीं सीट थी, उस पर राज बहादुर सिंह चंदेल ने अपना कब्जा बनाए रखा है। उन्नाव कानपुर की शिक्षक सीट, उन्नाव के रहने वाले हैं राज बहादुर सिंह चंदेल, तो लंबे समय से वो भी एमएलसी बने हुए हैं, और उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सीट जीत लिया है। तो अब उत्तर प्रदेश में 100 सीट है विधान परिषद की। उस 100 सीट में से 76 सीट हो गई है भारतीय जनता पार्टी के पास। अभी तक थी 75, अब एक सीट बढ़ने से, झांसी वाली सीट बढ़ने से हो गई है 76 सीट, और सपा के पास है 9 सदस्य। तो 9 सदस्य होने के नाते एक माइनस पॉइंट ये है समाजवादी पार्टी के लिए कि ये इनको जो विपक्ष का दर्जा मिलता है, तो विपक्ष का दर्जा इनको, नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पद हासिल करने की उम्मीद थी, लेकिन वो अब पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रतिपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए 10% सीट होना चाहिए, तो 10% सीट नहीं हो पा रही है। तो यही सब है। और SC ST एक्ट में साक्ष्य हो तभी चार्जशीट, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया फैसला। ये कुछ समाचार भी हैं। और एक घटना हो गई, अखिलेश यादव हरदोई जा रहे थे, तो एक बारात के कार्यक्रम में वहां पर उनके काफिले में गाड़ियां टकरा गई आपस में, तो 4-5 गाड़ियां आपस में टकरा गई, उससे कुछ लोग घायल हो गए, तो फिर उनको निकट के अस्पतालों में एडमिट कराया गया। और एक घटना उन्नाव में हो गई, तो कुछ लोग बाराबंकी के निवासी और कुछ उनके रिश्तेदार सीतापुर के निवासी, वो आगरा गए थे ताजमहल देखने के लिए, तो वापस आ रहे थे, लौट रहे थे, तो गाड़ी पीछे से एक गाड़ी ने जबरदस्त टक्कर मार दिया, तो उसमें 5 लोग एक्सपायर कर गए। ये उन्नाव में औरास के पास का हादसा है, एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे रोड पर ये स्थिति रही। इस प्रकार से। और एक खबर रही कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, तो उसमें उन्होंने अपने कश्मीरी पंडितों का दर्द बताया कि भाई कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, कैसे कैसे कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने पत्र लिखा हुआ है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये कुछ समाचार रहे। और आप सब जनता खबर नियमित रूप से देखिए। जनता खबर में प्रयास होता है कि खास तौर से यूपी बिहार की विभिन्न समाचारों को, जो लोगों के बीच में चर्चा है, कुछ 1-2 खबरें समाचार की ले ली जाती है, बाकी जो जनता में सियासी खबरें होती हैं, चर्चा होती है, वो आपके सामने लाई जाती है। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद।